हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त काल। गुप्त जो वंश है आपका, इस पर स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था? श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश किसके सामंत हुआ करते थे? तो गुप्त जो आपके थे ये फिर कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलिकी विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो कौन था वो? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो सरकारी जो भाषा थी गुप्त दरबार की, ये आपकी संस्कृत थी। देखिए, जो गुप्त दरबार था, गुप्त में आपकी उच्च वर्ग की जो भाषा थी वो कौन थी? संस्कृत थी, ठीक है। और निचला जो वर्ग भाषा था वो प्राकृत, पाली, ये सब भाषा बोला करता था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वो कौन था? स्कंद गुप्त था। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश में सबसे ज्यादा कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है अजंता कलाकृति यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है आपकी किससे संबंधित हैं? आपकी ये गुप्त काल से ही संबंधित है। देखिए, गुप्त काल में आपका अजंता एलोरा पर काम हुआ है। इसके बाद अजंता एलोरा पर कुषाण काल में भी काम हुआ है, ठीक है। मतलब कई सारे युगों में इसमें काम होता रहा है। कवि जो कालिदास थे वो किसके राजकवि थे? या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता जो है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, वैसे तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये आपकी ये अगर हम बात करें, ये आपकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आपका हिंदू धर्म, इन तीनों से ये आपकी गुफाएं संबंध रखती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसके बाद हम आते हैं उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय आपका प्रसिद्ध हुआ था। एरन अभिलेख का संबंध किससे? ये संबंध आपका भानुगुप्त से संबंधित है। फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहयान कहाँ का निवासी था? तो फाहयान जो था आपका चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का निवासी था। सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो प्रवर सेन जो था आपका ये वकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन कवि को कविराज संज्ञा दी जाती है? तो किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की जो मुद्रा है उसमें आपके वीणा लिए हुए बैठा है समुद्रगुप्त। इसका मतलब है वो कवि कवि था, या मतलब गायन करता था और ये वीणा का शौकीन था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से सक्रोपम कहा गया है? तो कौहम स्थल में से। ये कभी नहीं क्वेश्चन आया है, कभी नहीं आया, ठीक है। फायान और हेनसोंग ने किन राज्यों को देखा है? तो फायान और हेनसोंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखा है और हेनसोंग ने आपका हर्षवर्धन को, ठीक है। तो ये पूछता है फायान कब आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। और हेनसोंग कब आया? हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक। धनंतरी कौन थे? धनंतरी आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में एक थे और ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ये आपकी राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो गुप्तकालीन का जो सर्वाधिक मंदिर सबसे अच्छा है वो है कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देखिए, गुप्त काल के दौरान ही जो मंदिर निर्माण की जो कला होती है वो प्रचलन में आती है, ठीक है। गुप्तकालीन के दौरान ही मंदिर निर्माण की कला प्रचलन में आती है। तभी से फिर मंदिर का निर्माण होने लगा था और फिर बहुत कई कई टाइप्स के, कई कई प्रकार के फिर मंदिर बनाए जाने लगे थे। इसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं आपकी, वो उनका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कौन सी अजंता की गुफाओं का गुप्त काल में निर्माण हुआ? तो 16, 17, 19 इन गुफाओं का निर्माण, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। देखिए, अजंता एलोरा की गुफा में बहुत सारी गुफाएं। अजंता में अगर हम बात करें तो अजंता में आपकी लगभग आपकी 29 गुफाएं, एलोरा में आपकी 33, कहीं कहीं पर 34 मिलती हैं। तो ये गुफाओं की संख्या है और इन सब गुफाओं में अलग अलग संख्या है, ठीक है। अलग अलग गुफाओं का निर्माण अलग अलग युग में किया गया था। आगे आते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे? ये भी आपके नवरत्नों में थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो प्रारंभ किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में प्रारंभ किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल की विशेषता थी। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है।
किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? ये आपके दिए थे गुप्त वंशों ने, ठीक है। दिल्ली के महरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र है, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया है प्रयाग अभिलेख में। किस काल में स्त्रियां पुरुषों की बराबरी थी? तो गुप्त काल में ये बराबरी दी गई थी, ठीक है। आगे आते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों को मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ ने दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये आपका भारत में स्थित था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। प्राचीन काल में यह शिक्षा प्रमुख केंद्र था। चरक चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। किस राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अन्य नाम क्या था? देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो चंद समुद्रगुप्त के अभियान के बारे में जानकारी देती है। गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया था तो कौन था? स्कंदगुप्त था। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। और रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये कभी नहीं आया क्वेश्चन। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त वंश ही विचलित हुआ, क्योंकि हूण जो थे आपके ये बहुत मतलब इनकी सेना अच्छी थी और ये काफ़ी मतलब दमदार भी थे। इस कारण ये गुप्त काल को मतलब लगभग एक प्रकार से काफ़ी हानि पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन कहता है अजंता गुफाओं में सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? देखिए मतलब अजंता का ही ये अवशेष है आपका बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाएं जो है ये कहाँ पर आपकी? ये आपकी मध्य प्रदेश में है। गुप्त वंश की अवधि कभी नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ये आपकी गुप्त काल में ही प्रारंभ हो गई थी। देखिए जो प्रथाएं होती हैं आपकी बाल प्रथा हो या विधवा विवाह प्रथा हो या आपकी जौहर प्रथा हो, ये सब आपकी उस समय पर डिपेंड होकर बनाई जाती हैं। उस समय ये सही हुआ करती थी, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ऐसी प्रथाएं बिल्कुल ख़राब होती हैं, है ना। तो समय के अकॉर्डिंग हर प्रथाएं बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो कुमार संभवम प्रथम ग्रंथ था। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका एर्ण में। मिहिर कुल का संबंध था, ये आपका हूणों संबंधित था। हूणों का शासक था आपका मिहिर कुल। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से चालित होता था? तो ताम्रलिपि ये आपका एक प्रमुख पत्तन था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी सिक्कों को क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं रूपक। और जो सोने के थे उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें हम बोलते थे दीनार। क्या बोलते थे? दीनार। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को। ये पुण्यवर्धन भुक्ति और स्थिति ये नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पता नहीं कैसा है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन सा था जिसे गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? किसने? आर्यभट्ट ने स्थापित किया था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो कौन था? रामगुप्त था। ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन अब तांबा का है तो आ सकता है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम ही कालिदास को प्रसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। वैसे इसकी हर एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग में ही हुआ था, क्योंकि गुप्त युग में यहाँ पे कौन थे? आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट ने ही आपका शून्य का आविष्कार किया था। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु के उपासक, जिन्हें हम भागवत बोलते हैं, भागवत धर्म भी इसी के समय आया था। और आपका ये विष्णु के उपासक अधिकतर हुआ करते थे। महरौली यानी जिसे दिल्ली में है लौह स्तंभ
का निर्माण किस सदी में हुआ था? ये आपको लगभग चौथी सदी में हो गया था। ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है? तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है यह आपका कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब था? यह आपका गुप्त वंश में हुआ था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठवां थी। ये पूछा नहीं गया है लेकिन थोड़ा याद रखिएगा। तो ये जो गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा गुप्तोत्तर काल यानी पुष्यभूति वंश के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है। तो यहाँ से हमने गुप्त वंश के जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।